लखीमपुर गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सभी लोगों में एक अनजान शक्ति का डर बैठ गया था। गांव में कोई भी यदि सोना या चांदी पहनकर सोता तो वह चोरी हो जाता। चोरी होने के साथ ही यदि उंगली में अंगूठी है तो उंगली ही कटी मिलती। अगर कान में किसी महिला ने बाली पहनी हुई हो तो कान कटा मिलता। कई बार तो कटी हुई गर्दन भी मिली। भाई नंदू, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? कितनी बहनें और भाई अपने अंग और जान गंवा चुके हैं। सिर्फ चंद रुपयों के आभूषण के लिए कोई इतनी निर्मम चोरियां कैसे कर सकता है? भाई चोर नहीं, मुझे तो कोई मायावी शक्ति लगती है या कुछ ऐसा जिससे हम अनजान हैं। मैंने तो अपनी बीवी को समझा दिया है कि अब तू कोई जेवरात नहीं पहनेगी, पर वो सुने तब ना। सही कहते हो भाई, ये औरतें किसी की नहीं सुनती, बस अपनी चलाती हैं। मैं खुद अपनी बीवी से परेशान हूँ। अब तो भाई सब राम भरोसे है, अब तो ईश्वर ही रक्षा करे हमारी। यह कहकर दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। नंदू अपने घर पहुंचने पर, सुनो हेमा रानी, मैं अभी अभी गांव वालों से मिलकर आ रहा हूँ। उस विचित्र चोर की चर्चा पूरे गांव में है। न जाने कौन नास पीटा है। अरे गहने लेना है तो वैसे ही ले जा, हाथ पैर क्यों काट रहा है? आप खामखा घबरा रहे हैं जी। आप घबराइए मत, हमारा घर सबसे मजबूत बना हुआ है, सबकी तरह झोपड़ी का नहीं है। मक्खी तक नहीं घुस सकती। जब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं, तो चोर क्या चीज है? भाग्यवान, पर फिर भी ये गहने वगैरह पहनकर मत सोया कर, क्योंकि सभी डकैतियां रात के समय में ही पड़ रही हैं। नहीं, मुझे ऐसे सजे रहना बहुत पसंद है। वैसे भी ये मेरी माँ की निशानी है, मैं नहीं उतारूंगी। आप मत घबराइए। हाँ। फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं। नंदू को नींद नहीं आती तो वह दूसरे कमरे में टीवी देखने चला जाता है और तब देखते देखते वह वहीं सो जाता है। पर कुछ देर बाद हेमा की बहुत तेज चीख आती है। मर गई रे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हे राम, ये क्या हो गया मेरे साथ? जैसे ही नंदू बाहर निकलता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हेमा, हेमा, ये क्या हो गया? हे ईश्वर! वह देखता है कि हेमा की चारों उंगलियां, जिसमें उसने अंगूठियां पहनी होती हैं, जमीन पर कटी पड़ी होती है। उसके कान के कुंडल भी गायब हो जाते हैं और कान जमीन पर कटा पड़ा होता है। वह खून से लहूलुहान होती है। उनकी चीख पुकार सुन उनके आसपास के पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सभी उस मंजर को देख हैरान परेशान हो जाते हैं। आज तो वो चोर आपके घर में ही डाका डाल गया। मैंने तो भाभी को पहले ही कहा था इतना सोना नहीं पहना कीजिए, पर भाभी ने मेरी एक न सुनी। भाई मैं तो कह कहकर हार गया, अब देख लो जिद करने का नतीजा। अब मुझे ही ताने मारते रहोगे या डॉक्टर को भी बुलाएगा कोई? नाश पिटो। तभी नंदू डॉक्टर को फोन करके घटना की जानकारी देता है। तभी वहां खड़े मोती को कुछ अटपटा लगता है। नंदू भाई, आपका घर इतना मजबूत बना हुआ है, सभी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थे, तो आखिरकार चोर अंदर आया कैसे? सही कहते हो भाई, चोर आया कहां से? तभी नंदू देखता है पलंग के नीचे एक बड़ा सा खड्डा खुदा हुआ होता है। जब वो उस खड्डे को ठीक से देखते हैं तो पाते हैं कि गड्ढे में एग्जिट नंदू के घर के पीछे से बना होता है, जहां से चोर अंदर आया और भाग भी गया। भाइयों, ये जो भी है परंतु बहुत चालाक और ताकतवर है, तभी तो उसने खड्डा खोद दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। हम सबको सावधानी से रहना होगा। फिर अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। टीका, हमें गांव वालों की रक्षा करनी होगी।
ऐसे तो पूरे गांव में आतंक का माहौल फैल जाएगा। तू डर मत, तुझे और भाभी को कुछ नहीं होगा। क्यों भाई, तेरी उस मायावी भूत से बातचीत है क्या? अरे नहीं रे, तू भी क्या मजाकिया बंदा है। चल, तुझे आज बाजार से जलेबियां खिलाता हूँ। जलेबियां? और वो भी तू? मैं सपना तो नहीं देख रहा। टीका, तू कभी किसी को फ्री में पानी ना पिलाए, मुझे जलेबियां खिलाएगा? बात क्या है, सच सच बता। लॉटरी लगी है ना तेरी? ऐसा ही समझ ले, बहुत पैसा है। अब चल जल्दी। मोती को कुछ अटपटा लगता है, पर वह उस बात को भूल जाता है। कुछ ही समय में रात हो जाती है। गांव में सन्नाटा होता है। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आती है। हाय, मर गया, बचाओ। चीख की तरफ लोग भागते हैं तो वह गांव के मंदिर की ओर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देख उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मंदिर के पंडित जी का पूरा हाथ ही गायब हो गया होता है। बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। ये कैसे हुआ पंडित जी? क्या आपने कोई सोने का आभूषण पहना हुआ था? हाँ, सोने का कड़ा। हाय, मर गया। चलो साथियों, पंडित जी को अस्पताल में भर्ती करते हैं और एक मीटिंग रखते हैं कल। इस मायावी चोर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। फिर अगले दिन मोती अपने घर के बाहर बैठा होता है। वह देखता है वहीं से ठीक जा रहा होता है। ओ टीका भाई, ओ टीका भाई, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? तुम्हें कल की घटना के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, मुझे सब पता है, पर मैं नहीं डरता। तभी मोती की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ती है, जिसमें उसने सोने की अंगूठियां पहनी होती हैं। अरे भाई टीका, काम धंधा तुम करते नहीं, चार चार सोने की अंगूठियां कहां से ले आए? मोती की ये बातें सुन टीका को पसीना आने लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ये चोरी करी है? फिर वो वहां से चला जाता है। मोती को कुछ अजीब लगता है। वह मन ही मन सोचता है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा इससे। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं आज रात जाग कर इस पर नजर रखूंगा। फिर रात होने से पहले वह टीका के पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। रात 12 बजते ही टीका एक विचित्र भूत में बदल जाता है। उस कमरे में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये सपना तो नहीं? यही है वो मायावी चोर। मैं इसका पीछा करता हूँ। फिर भूतिया टीका गांव की ओर निकल जाता है और सबकी खिड़कियों में से झांक कर देखने लगता है कि किसने जेवरात पहने हैं। मोती उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वह भूत गांव के जमींदार के घर के बाहर रुक जाता है और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। मोती समझ जाता है कि ये आज जमींदार के घर चोरी करेगा और उसका कोई अंग काट देगा। हे ईश्वर, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो आज एक और मासूम की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मोती झट से पास पड़ी एक रस्सी से फंदा बनाता है और भूतिया टीका की तरफ फेंकता है। फंदा उसमें फंसते ही मोती उसे टाइट कर देता है और खूंटे से बांध देता है। और सभी गांव वालों को आवाजें मार कर बुला लेता है। अरे भाई, कोई है? अरे भाई, मेरी मदद करो। रमेश, तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा करो, हमें अभी जाना होगा। फिर वह गांव वाले हाथों में मशाल और लाठियां लेकर हमला करने निकल पड़ते हैं। मारे, मारे, जिंदा नहीं छोड़ना, तो को सबक सिखा कर ही रहेंगे। फिर वह गांव वाले वहां पहुंचते ही पर लाठियां और डंडे बरसाने लगते हैं। अरे मारो रे, ये बच के नहीं जाने चाहिए। मारो मारो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। मर गए। इस तरह सबको मालूम पड़ जाता है कि टीका ही असली चोर है।